थैंक यू बच्चों। यह बयालसी की तपोभूमि और ये समर बहादुर का आनंद। कुलगीत गायन के पश्चात मैं मंचस्थ समस्त अतिथियों का बैज अलंकरण के लिए मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. जोशी जो कि फॉर्मर डीन रह चुके हैं, सामाजिक विज्ञान संकाय ये मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर ए.के. जोशी को बैज अलंकरण के लिए डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा। बैज अलंकरण के क्रम में मैं प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी को बैज अलंकरण करने के लिए डॉक्टर संजय नारायण सिंह को आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय नारायण सिंह, प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। बैज अलंकरण के अगले क्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर.पी. पाठक जी को जो कि पूर्व संकाय प्रमुख रह चुके हैं सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, डॉक्टर अखिलेश चंद्र सेठ को आमंत्रित करना चाहूंगा बैज अलंकरण के लिए। डॉक्टर अखिलेश चंद्र सेठ। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर.पी. पाठक जी को बैज अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर.के. शर्मा जी जो कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज नई दिल्ली से हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर अंशुमान सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर आर.के. शर्मा जी के बैज अलंकरण के लिए। डॉक्टर अंशुमान सिंह अगर आप उपस्थित हैं, प्रोफेसर आर.के. शर्मा जी को बैज अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। श्री सफीउल्लाह अंसारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर सुधा पांडे जी जो कि प्राचार्य राजकीय डिग्री कॉलेज सेवापुरी वाराणसी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनके बैज अलंकरण के लिए प्रोफेसर सुधा पांडे। प्रोफेसर मुक्ता राजे हमारे मध्य उपस्थित हैं जो कि प्रोफेसर हैं और प्रभारी भूगोल विभाग हैं सहकारी पीजी कॉलेज मेहरावा से। डॉक्टर सीमा सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर सीमा सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर मुक्ता राजे के बैज अलंकरण के लिए। जहाँ जहाँ सीमा मैडम का नाम है वहाँ आप इनको बुलाएंगे डॉक्टर प्रतिभा सिंह। सीमा मैडम नहीं है। प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी जी जो कि प्रोफेसर समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। महोदय, हम वैलसी पीजी कॉलेज की तरफ से आयोजक समिति की तरफ से प्राचार्य महोदय की तरफ से आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी सर के बैज अलंकरण के लिए मैं डॉक्टर जगत नारायण सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर जगत नारायण सिंह और प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी सर का बैज अलंकरण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सुधा पांडे मैडम बैठे हैं, सब लोग आ रहे हैं। मैडम का बैज अलंकरण हो गया। हाँ कराइए। इस महाविद्यालय की संरक्षक प्राचार्य महोदय का बैज अलंकरण करने
डॉक्टर माया सिंह जी का भी वह जल अंतरण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगी डॉक्टर प्रतिभा सिंह। मैडम का भी करें। डॉक्टर ममता मैम का भी डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी वह जल अंतरण का स्वागत करने का कष्ट करेंगी। समस्त मंचासीन अतिथियों का वह जल अंतरण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अतिथि हमारे यहाँ आए तो फिर स्वागत गीत से हो जाए तो क्या बात हो। तो स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ज्योति और आस्था को। अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गीत ज्योति और आस्था। आपके आगमन से हुए धन्य हम, आपके आगमन से हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। विद्यालय की धरा लागित हुए, विद्यालय की धरा लागित हुए। छा गई है खुशी मिट गया सारा गम, छा गई है खुशी मिट गया सारा गम। स्वागतम 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 स्वागतम। सज संवर के मनोभाव खिलते गए, सज संवर के मनोभाव खिलते गए। है संजोग ये मासूम अल्फाज हम, है संजोग ये मासूम अल्फाज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मुद्दतों बाद आई है ये शुभ घड़ी, मुद्दतों बाद आई है ये शुभ घड़ी। मुद्दतों बाद पाए हैं सानिध्य हम, मुद्दतों बाद पाए हैं सानिध्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। चाहते कब पधारेंगे आप सब यहाँ, चाहती कब पधारेंगे आप सब यहाँ। रास्ता थे निहारे हुए कब से हम, रास्ता थे निहारे हुए कब से हम। स्वागतम 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 स्वागतम। आपके आगमन से हुए धन्य हम, आपके आगमन से हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद बच्चों इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए।
मंचासीन समस्त अतिथियों का अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर ए के जोशी जी को मैं प्राचार्य महोदया डॉक्टर अलकेश्वरी सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद मैम। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी को डॉक्टर अनिल कुमार जी अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार जी, प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी तैयार रहेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर आरती पाठक जी को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा, डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी प्रोफेसर आरती पाठक जी को पुनः डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी सर को भी अंग वस्त्रम प्रदान कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी सर को डॉक्टर जगत नारायण सिंह, प्रोफेसर सुधा पांडे जी को अंग वस्त्रम और स्मृति प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर आशुतोष पांडे, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्राचार्य महोदय को अंग वस्त्रम प्रदान कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। प्रतिभा सिंह मैम से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि प्रोफेसर मुक्ता राजे मैम को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर माया सिंह मैम को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप समस्त अतिथियों का स्वागत
के उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर A.K. जोशी सर, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU वाराणसी। आज के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर R.P. पाठक जी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU वाराणसी। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी सर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ हमारे बगल में आज के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित कीनोट स्पीकर के रूप में प्रोफेसर मुक्ता राजे, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, सरकारी PG कॉलेज मेहरावा जौनपुर। डॉक्टर माया सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, TD PG कॉलेज जौनपुर। विभिन्न संस्थानों से आमंत्रित अतिथि वक्तागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित विद्वान शिक्षक बंधु, विदुषी शिक्षिका बहनें, विविध संस्थानों से आपकी यहाँ उपस्थिति हुई है। मेरे सामने बैठे हुए पत्रकार, मीडिया से जुड़े लोग, मंच संचालन कर रहे भाई आशीष जी, मेरे महाविद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, तृतीय और चतुर्थ ठाकुर समर बहादुर सिंह को अर्पित करना चाहती हूँ। दो पंक्तियां उनके लिए अर्पित करती हूँ कि नींव की ईंट रखकर दिखाई दिशा, बस वही प्रेरणा है, वही है लगन, कर्म निष्ठा समर्पण वही आत्मबल, याद करके उन्हें कर रहे हैं नमन, कर रहे हैं नमन। संस्थापक ने जिस शैक्षिक विकास के उद्देश्य से इस 82 के क्षेत्र में इस शैक्षिक मसाल को प्रज्वलित किया था, उसी से आलोकित होकर धीरे धीरे यह संस्था विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है। आज मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। स्वागत और सम्मान की संस्कृति हमारी प्राचीन भावाविह्वल होता है, हर्षातिरेक से अभिभूत होता है, तो आंखें खुशी से डबडबा जाती हैं। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है जो कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, न कुछ सोच पाता है, न कुछ बोल पाता है। कमोवेश आप सभी सम्मानियों को अपने बीच इस सभागार में पाकर वैसी ही स्थिति आज मेरी हुई है। फिर भी परंपरा है तो निर्वाह करना ही है। आज सर्वप्रथम अपनी संरक्षिका आदरणीय श्रद्धेय हम सभी की शैक्षिक कुलश्रेष्ठ प्रोफेसर वंदना मैम, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को मैं सादर स्वागत और सम्मान प्रेषित करती हूँ, जो कि परसों होने वाले विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के कारण आज यहाँ उपस्थित तो नहीं हो पाई हैं, लेकिन उन्होंने अपना शुभकामना संदेश हम सभी के लिए प्रेषित किया है, जो आपके बीच प्रेषित किया जाएगा। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच प्रोफेसर जोशी सर उपस्थित हैं। पानी की अपनी विशेषता होती है, उसका अपना कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जिस रंग में मिला दिया जाए उस रंग के गुणधर्म को आत्मसात कर लेता है। ऐसे ही सहज सरल व्यक्तित्व से ओतप्रोत आपका पूरा जीवन रहा है। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए अनुकरणीय होगा, प्रेरणादायक होगा। महोदय, आपने गरिमामय उपस्थिति की है, हम सभी का आग्रह स्वीकार करके आप यहाँ आए हैं,
हम सभी को मार्गदर्शित करेंगे। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर आर.पी. पाठक सर उपस्थित है विशिष्ट अतिथि के रूप में। ज्ञान और अनुभव का भंडार आपके व्यक्तित्व की पहचान है और मुझे पूरा भरोसा है, मैं उम्मीद है मुझे कि आपके उस भंडार से कुछ चंद शब्द हम लोगों को अभिसिंचित करने के लिए पर्याप्त होगी। और आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित किया, हर्षानुभूत कराया। इस समरांगण में आपकी उपस्थिति के लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्गेश त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। बहुत ही समयाभाव था, अति व्यस्ततम शेड्यूल आपका था, लेकिन आपने महाविद्यालय के आमंत्रण को स्वीकार करके अपनी गरिमामय उपस्थिति की है। आपके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में 2 दिन तक यह सेमिनार अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करना चाहती हूँ अपने बीच उपस्थिति आज के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी सर। आपका स्नेह सहयोग सदैव हम लोगों को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। सहज सरल व्यक्तित्व आपका हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इस महाविद्यालय में आपकी उपस्थिति से हम सभी हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। इस समरांगण में आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हमारे महाविद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर मैं आपका पूरे परिवार के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर आर के शर्मा जी उपस्थित हैं। समय अभाव था, फिर भी इतनी दूर से चलकर हमारे आमंत्रण पर आपने इस संस्थान में अपनी उपस्थिति से पूरे महाविद्यालय परिवार और इस समरांगण को गर्व की अनुभूति कराया है। हृदय आह्लादित हुआ है, प्रसन्न हुआ है। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति, प्रोफेसर सुधा पांडे मैम। प्राचार्य, आपसे जब मेरा पहली बार मुलाकात में हुआ था एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में, जिस सहजता और सरलता से आप मेरे मन मस्तिष्क में घर कर गई, आपका व्यक्तित्व अमिट छाप छोड़ गया। मैं उसके लिए सदैव आपकी आभारी हूँ। महोदय, आपकी उपस्थिति ने हम सभी को हर्षोल्लास से भर दिया है। आपकी गरिमामय उपस्थिति निश्चित रूप से हम सभी को अनुकरणीय रहेगी। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच मुख्य आमंत्रित अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर मुक्ता राजे मैडम बैठी हैं, डॉक्टर माया सिंह बैठी हैं। आप विभिन्न संस्थानों से अतिथि वक्तागण यहाँ आमंत्रित हैं, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप सभी का इस महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का वक्तव्य न सिर्फ इन शोधार्थी छात्र छात्राओं के लिए, हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा, फ्रूटफुल होगा। हम सभी निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। मेरे सामने विभिन्न संस्थानों से आए हुए और ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए विद्वान शिक्षक बंधु, विदुषी शिक्षिका बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी निश्चित रूप से ज्ञान का भंडार आप में है, लेकिन उसको और परिष्कृत और परिमार्जित करने के जिस उद्देश्य से आप यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 2 दिन के समापन के कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से आपका ज्ञान कोश और परिष्कृत होगा और बेहतर दिशा की ओर सोचने की क्षमता आपके अंदर और परिष्कृत होगी। आपका इस महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सामने बैठे हुए मीडिया के पत्रकार बंधु उपस्थित है, प्रोफेसर, सभी सम्मानित हमारे बीच उपस्थित हैं।
जब महाविद्यालय का कोई भी कार्यक्रम होता है, आप सभी लोगों का स्नेह, सहयोग और आपकी पत्र पत्रिकाओं में स्थान हमारे महाविद्यालय के कार्यक्रमों को मिलता है। मैं भाई पंकज पांडे जी, प्रदीप जी, आप सभी का इस सभागार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मंच संचालन किसी भी कार्यक्रम को दशा और दिशा प्रदान करता है और कार्यक्रम को 2 दिनों तक गति प्रदान करने वाले संचालक भाई आशीष जी को मैं हृदय से आभार और उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सामने बैठे हुए इस महाविद्यालय के समस्त शोधार्थी, बाहरी संस्थानों और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए शोधार्थी, हमारे छात्र छात्राएं जो है अपने कुछ सीखने की ललक और उसकी लिप्सा में यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। आपकी सहभागिता के बगैर इस कार्यक्रम का पूरा हो पाना असंभव था। आपने जिस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम में सहभागिता किया है, निश्चित रूप से कल जब आप यहाँ से अपने कार्यक्रम को करने के बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अपने अपने संस्थानों को वापस जाएंगे तो निश्चित है कि आप सभी को आलोकित, आप सभी का ज्ञानार्जन, आप सभी को एक उत्साह पुंज आपका होगा। पुरस्कृत मानसिकता के साथ, एक नवाचार के साथ आप यहाँ से अपने अपने संस्थानों को लौटेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ जिनके सहयोग के बगैर इस कार्यक्रम को करा पाना ही संभव नहीं था। मैं अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सहयोगी सदस्यों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। विशेष रूप से डॉक्टर आशुतोष पांडे, प्रभारी समाजशास्त्र विभाग और उनके पूरे विभागीय सदस्यों का, जिनके पास वो दृढ़ इच्छा शक्ति का उन्होंने परिचय दिया और यही वजह है कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रणाम करने को मन करता है, क्योंकि 2 पंक्तियां उनके लिए मैं अर्पित करना चाहती हूँ। सपनों से कुछ सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो हौसला हमारे इन शिक्षकों ने दिखाया, एक प्रयास किया, उसी की परिणत है इस 82 महाविद्यालय के कैंपस में प्रथम बार यहाँ राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करा पाना संभव हो सका है। उस समय हमारे संस्थापक ने इस क्षेत्र के शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए जितना भी उद्देश्य अपने मन में लेकर उन्होंने इस संस्था की इमारत रखी, उसकी नींव रखी। निश्चित रूप से 2 दिन के कार्यक्रम के सफल समापन के साथ ही उस इमारत में सफलता की एक प्रतीकात्मक ईंट अवश्य जुड़ जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बार पुनः यहाँ इस सभागार में उपस्थित समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और अपने जितने भी शोधार्थी छात्र छात्राएं जुड़े हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और अंत में सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाणी को विराम देने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि ICSSR द्वारा फंडेड है, इसके परिचय भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी को कि कैसे इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का आइडिया दिमाग में आया, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी। धन्यवाद। मंचासीन विद्वत जनों को मेरा प्रणाम और प्रतिभाग करने वाले विद्वान साथियों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को, सबको हमारा हृदय से प्रणाम है। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका शीर्षक है रिवाइविंग इंडियन नॉलेज सिस्टम, डीप डाइव इनटू फाउंडेशन ऑफ NEP 2020। ये
आने वाले समय में भारत का भविष्य तय करने वाला है। संभवतः यही प्रेरणा का विषय था कि इस विषय पर आयोजन किया जाए, जिससे देश का भविष्य तय हो। उस विषय पर विचार मंथन अवश्य होना चाहिए। जहाँ तक भारतीय ज्ञान प्रणाली का सवाल है, यह हमारे यहाँ कर्ण या श्रुति परंपरा रही है। सीखने सिखाने की, ज्ञानार्जन की जो श्रुति परंपरा रही है, कर्ण परंपरा रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। ये दो मुख्य बिंदु, सुनने की दक्षता, लिसनिंग कॉम्पिटेंसी, और व्याख्यान की जो क्षमता है, ये इसका उद्भव भी भारत से हुआ है, विस्तार भी भारत से हुआ है, और आज हम उसको फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, जिसको हम अपने वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मूलतः ये जो लिसनिंग कॉम्पिटेंसी है, सुनने की जो दक्षता है, मनुष्य का जो आत्मिक विकास है, इसकी पहल पूरी दुनिया में भारतवर्ष से ही हुई है। ये हम लोग दृढ़ता के साथ कह सकते हैं, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग संभवतः इसको विस्मृत करते गए। मानव ऊर्जा का पुंज है, ऊर्जा ही उसको डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। यह चीज हम शैक्षिक व्यवस्था में संभवतः भूल गए थे और इसी को याद कर रहे हैं कि भारत में जो शैक्षिक व्यवस्था है, उसमें व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की ऊर्जा को, व्यक्ति की शक्ति को कैसे स्थान दिया जाए। जहाँ तक ये सवाल है, इसमें हमने कुछ बातें NEP 2020 में लिखी गई थी, उससे हमने लिया भी है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये था कि जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं, सदैव से 3 बातें उसमें महत्वपूर्ण रही हैं। पहली, ज्ञान को संरक्षित करना, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जो हमारे पास ज्ञान है वो प्रसारित हो। तीसरी बात आती है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान हमारे पास है, सुरक्षित है, उसका संवर्धन कैसे हो। ये 3 समस्याएं आदिकाल से आज तक बनी हुई हैं, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। पहले भी हम इसी पर कार्य करते थे, संसाधनों और तकनीकी विकास के साथ भी आज हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। संसाधन बदल गए हैं, जैसे हमारे पास डिजिटल डिवाइस आ गया। हमारे पास जब डिजिटल डिवाइस नहीं था तब भी हम प्रिजर्वेशन करते थे, ताम्रपत्रों पर, शिलालेखों पर, पांडुलिपियों के द्वारा हम ज्ञान को सुरक्षित रखना चाहते थे, तब भी रखना चाहते थे, आज भी रखना चाहते हैं। तो इसमें कोई मूल रूप से कोई बहुत बदलाव नहीं आया है, तकनीकी पहलू में बदलाव आया है। हमारा मिशन वही है कि हम ज्ञान को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और उसको एडवांस करने की कोशिश करें। और इसी तरह से जो नई शिक्षा नीति में NEP 2020 में ये देखने की सेमिनार के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देने के लिए भारतीय ज्ञान की समृद्ध धरोहर को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कैसे एकीकृत या समाहित किया जा सकता है कि संभावनाओं पर विचार करना, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। कैसे इंटीग्रेशन हो, इसके लिए अगर हम NEP 2020 को देखें तो उसमें कई बिंदु उसमें उल्लेखित हैं, जिसमें जो पाठ्यक्रम निर्मित होती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्मित होता है, उसमें स्थानीय विषय वस्तु को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। विद्यार्थियों के आकलन के लिए जो हमारे पास व्यवस्था है, उसमें इंडिजिनस सिस्टम को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, कैसे सम्मिलित किया जाए। कुछ हमारे लक्ष्य हैं समता मूलक और समावेशी शिक्षा के लिए। हम जो हमारा जो स्वदेशी है, हमारा जो
शैक्षिक व्यवस्था रही है, प्राचीन शैक्षिक व्यवस्था रही है, उससे हम तत्वों को कैसे जोड़ सकते हैं। स्कूली जो शिक्षा है उसके लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन में कैसे हम भारतीय ज्ञान प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। बहुभाषा की स्थिति में हम अपने इंडिजिनस नॉलेज को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय की शिक्षा के लिए कैसे हम अपनी ज्ञान प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं, यानी दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं, तरह तरह की दिव्यांगता है, उनके लिए हम अपने ज्ञान प्रणाली का कैसे समावेशन कर सकते हैं। खासतौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंडियन साइन लैंग्वेज की बात बधिर छात्रों के लिए की गई है कि मानक साइन लैंग्वेज का विकास करना हमारा लक्ष्य है, जिससे कि छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग, छात्रों को सहयोग किया जा सके। इन्हीं खास बातों के साथ साथ जो संस्कृत भाषा है, अन्य भाषाओं का महत्व है, संस्कृत भाषा जिसके बारे में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत की, उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा खजाना और श्रेष्ठतम विरासत क्या है, तो मैं असंदिग्ध रूप से यही कहूँगा कि संस्कृत भाषा और साहित्य, और जो कुछ उसमें है, और जब तक यह जीवित है हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती रहेगी, तब तक भारत की मेधा अक्षुण्ण रहेगी। संस्कृत भाषा के लिए क्या किया जा सकता है, विविध स्तरों पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर पर उसको कैसे इनकॉर्पोरेट, कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, इन बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सेमिनार की फाउंडेशन स्पीच के लिए। अगले क्रम में माननीय कुलपति महोदया, जो कि उपस्थित नहीं हो पाए हैं कन्वोकेशन की वजह से, उन्होंने हमें एक शुभकामना संदेश भेजा है। माननीय कुलपति महोदया के शुभकामना संदेश के बाद मैं मंचासीन अतिथियों के उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर आर के शर्मा सर को,
जो कि नई दिल्ली से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, और आप सभी मंचस्थ विद्वान गागर में सागर के समान हैं। और संक्षेप में आप देखिएगा कि किस तरह से इस विषय पर अपनी बातों को रखते हैं प्रोफेसर आर के शर्मा साहब। धन्यवाद सर। मान सम्मान से अभी सेमिनार के विषय पर अपनी बात रखूं। छोटा हूँ, इस मंच पर भी सबसे छोटा हूँ, और मुझे लगता है ज्ञान में तो आप सबसे भी छोटा हूँ, लेकिन मुझे बोलने में कोई संकोच इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरा गृह जनपद है। सर तो संरक्षक हैं, अभी हमें पता लगा, और थोड़ा सा साहस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मेरा ननिहाल भी यहीं पे, जलालपुर में। तो ननिहाल में तो बच्चा कुछ भी बोल के निकल जाए, वो कितनी भी गलतियां करेगा उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख वक्तागण, सामने बैठे हुए हमारे मित्र शिक्षकगण, शोध छात्र और छात्राएं, ये विषय कोई सेमिनार का विषय नहीं है। ये सेमिनार कोई एक विषय को रखने के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। ये तो एक यज्ञ है जिसमें हम सबको अपनी आहुति देनी है, क्योंकि सेमिनार का टॉपिक रिवाइविंग इंडियन नॉलेज सिस्टम से है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा या ज्ञान प्रणाली है, वो कोई 100-200 साल की उपलब्धि नहीं है। ये तो हजारों वर्ष पुरानी हमारी एक परंपरा है, हमारा अपना एक शिक्षा प्रणाली है जिस पे हम लोग बात करेंगे, और उसी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मेन मसौदा है, उसको ड्राफ्ट करने वाली एक कमेटी जो के कस्तूरी रंजन साहब, एम श्रीधर साहब के साथ थे, उसके अलावा भी बहुत लोगों का विचार विमर्श इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में है। तमाम शैक्षिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनसे सलाह मशवरा या बातचीत की गई है। तो इस मसौदे के कई संगोष्ठियों में कभी आप लोगों की तरह बैठने का, सुनने का मौका हमें मिला है, और हमारे अग्रज प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं। इस मसौदे में कई बार मीटिंग्स में वो भी रहे हैं। दिल्ली में रहते हैं हम लोग, तो कई बार इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल जाती है, और हमारा अपना इंटरेस्ट होता है तो हम लोग उसमें जाते हैं। बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, सिर्फ 2 बिंदु है जिसपे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। उससे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा सेमिनार की आयोजन समिति को। ICSSR स्पॉन्सर्ड सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइज करना ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। पूरे देश से हजारों की संख्या में प्रपोजल आते हैं, जिसमें से कुछ 100, 10, 20, 50, 100 इस तरीके से प्रपोजल एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो मैं प्रिंसिपल मैडम, आशुतोष जी और ऑर्गेनाइजिंग टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपका प्रपोजल उन कुछ गिने चुने लोगों में रहा होगा जिसको ICSR ने अपनी संतुष्टि दी, और एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया। तो आप राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उसके आप हिस्सा बन रहे हैं, उसमें हम लोग आमंत्रित हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है, और जौनपुर विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है। तो इसलिए हम लोगों का साहस और बढ़ जाता है इस तरीके का आयोजित करने पे, उसमें मौका मिलने पे। एक शिकायत है मैडम, आप अगर इसको माने, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। हमने सरस्वती वंदना सुना, कुलगीत सुना, बहुत ही सुर लय और ताल में सुना। और भी अच्छा होता अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी डिजिटल मीडिया के बजाय हम लोग खुद वंदे मातरम गाए होते और बाकी चीजें होती, तो मुझे लगता है ये संवर्धन होता भारतीय ज्ञान परंपरा का। ये आप मुझे इस बात पे, क्योंकि हम लोग जहां भी जाते हैं हमारा प्रयास ये रहता है कि हमें राष्ट्रगान गाने का मौका मिले, राष्ट्रगीत गाने का मौका मिले, वो हमारे लिए गर्व की बात है।
राष्ट्रीय ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल, मॉडर्न एज जिसमें हम लोग हैं, ये कई हजार सालों की यात्रा है, जिसमें हम लोग वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक की बात करते हैं। कई जगह सुनने में मिला है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कई शोध पत्र भी इस पे है। जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसको अगर हम लोग समझ लें तो तमाम तरीके की जो सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आज हमारे सामने है, उसका खुद ब खुद निस्तारण हो सकता है। वेद उपनिषद तमाम है, धर्म ग्रंथ है जिसपे पढ़ने के लिए मिलता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में हम लोग शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। जब शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो हमारे वैदिक परंपरा में तो शिक्षा प्रणाली गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन का जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनको गर्भकाल में ही मिला था। तो शिक्षा ऐसा नहीं है कि जब हम स्कूल भेजते हैं तब वो शुरू होता है। शिक्षा तभी से शुरू हो जाता है जब गर्भ धारण करते हैं, तो हमारा जो आचार विचार है वह बच्चे के व्यवहार में परिलक्षित होगा, वो वहीं से शुरू हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य तो हमने पूरा बदल ही दिया है। एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, तत्कर्मण्य बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। विद्या क्या है? जो हमें मोह माया से विमुक्त कर दे। अब तो बदल गया है, अब तो हम प्लेसमेंट की बात करने लगे हैं, नियुक्तय की बात करने लगे हैं। विद्या का तो पूरा जो व्यवहार है, जो अभिप्राय है, वो बदल चुका है। जिस बात को लेकर के यूनाइटेड नेशन आज बात कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात आज वो कर रहा है, ये तो हमारे यहाँ वैदिक काल में ही था सर। आप सब तो ज्यादा अच्छे तरीके से इस पे बात कर पाएंगे। तो हमारा जो शिक्षा का अभिप्राय है उसको सिर्फ आप नियुक्ति से, प्लेसमेंट से, व्यापार से नहीं जोड़ेंगे तो हम ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। और उदाहरण भी तमाम, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देखते होंगे, अक्सर हमें देखने के लिए मिल जाता है, पढ़ने के लिए मिल जाता है। कोई IIT करके बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, वो उसको छोड़ के चला आया, अब अपने घर में क्या कर रहा है, वो हर्बल प्लांटेशन या खेती या जैविक या इस तरीके की चीजें कर रहा है, और उसका आय जो है उससे ज्यादा जितना उसको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट देता था। हालांकि शिक्षण संस्थान की कमी हमारे यहाँ आज भी नहीं है। ये तो हमारी सोच है कि हम सोचते हैं ऑक्सफोर्ड जाएंगे, कैलिफोर्निया जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे तो हम अच्छी पढ़ाई करके आएंगे। अगर वहां पे अच्छी पढ़ाई होती तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो हमारे कल्चर को आज क्यों अडॉप्ट करती? तो इस बात पे थोड़ा सा विचार करना है। 1820 से लेकर के 1850 के बीच में लॉर्ड मैकाले का नाम हम सबने पढ़ा है, हमारे विषय के में है तो उनका नाम हमने पढ़ा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली या पद्धति का जनक भी हम उनको मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 1820 से लेकर के 1850 के बीच में उन्होंने एक सर्वे करवाया उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। ये डॉक्यूमेंटेड मैं आपको बता रहा हूँ, विद रेफरेंस में बता रहा हूँ। 1820 से 1850 के बीच में जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सर्वे करवाया तो सर्वे का रिजल्ट जो था 97% लिटरेसी रेट हमारी उस समय थी। आज तो हम 60% की बात करते हैं। तो शिक्षा प्रणाली हमारी आज समृद्ध है या तब समृद्ध थी? 7.5 लाख के आसपास गांव थे पूरे भारत में और 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे पूरे भारत में। गुरुकुल सिस्टम जिसको आज हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, शिशु मंदिर में पढ़ने बच्चे को नहीं भेजते हैं, हम कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा चाहते हैं। उस कॉन्वेंट स्कूल में भेज देते हैं जहां बच्चा जाके कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ वाला फादर हमारा फादर है कि घर वाला फादर हमारा फादर है। शिक्षा प्रणाली, इससे संस्कृति, समाज को आप किस तरीके से जोड़ेंगे? तो ये जो समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी है उसका एक तरीके से समावेश जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, अगर आप इस पूरे ड्राफ्ट का पहला 5 पेज आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारा वैदिक पीरियड था, मुगल पीरियड से लेकर पहले था,
क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी जो है उसका नुकसान मुगल पीरियड से शुरू हुआ। कुछ मुगल पीरियड में हुआ, बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि उस समय भी हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नागार्जुना इस तरीके के विश्वविद्यालय थे जहां पे 20,000 50,000 बच्चे पढ़ते थे, रेजिडेंशियल कैंपस होता था, लेकिन उसको नष्ट किया गया। साथ ही मुगलों ने एक और काम किया, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो पता लगता है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, उसका उन्होंने उर्दू में, अरबी में, फारसी में अनुवाद भी करवाया। अनुवाद इसलिए नहीं करवाया कि हमें उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ना है, अनुवाद इसलिए करवाया कि वो इसको पढ़े और इसको समझ सके। तो इसका मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे धर्म ग्रंथों में कोई कमी नहीं है। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का एज आया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को हमने एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ कन्वर्ट कर दिया। अंग्रेजी भाषा में कोई बुराई नहीं है, संपर्क की भाषा है। हम जहां भी जाते हैं बातचीत करने के लिए जरूरी होता है वहां की भाषा का ज्ञान ले, लेकिन शिक्षा प्रणाली को अडॉप्ट कर लेना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, घातक है। अभी सर एक बात इस बात पे जिक्र कर रहे थे, नई शिक्षा नीति पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा है उसमें 70% चीजें ऐसी हैं जिसको अगर अडॉप्ट कर लिया जाए तो पूरी तस्वीर बदल सकती है, लेकिन 30% चीजें ऐसी हैं जो शिक्षा प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग सहमत होंगे, लेकिन हमारा स्वभाव तो कबीरपंथी है। हम उस चीज को क्यों लें जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। साधु वैसा चाहिए जैसा शुद्ध स्वभाव, सार सार को गए रहे गोथा दे उड़ाए। अगर एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 30% खामियां हमारे नजर में आती है तो हम उस 30% को क्यों देखते हैं, हमें उस 70% को देखना चाहिए जिससे हमारा भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है और देश का भला हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं और आज से नहीं, पिछले 20 तो अभी 4 साल से ऊपर, लेकिन मुझे लगता है 2016 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बहुत ही नजदीक ऑब्जर्वेशन, बहुत ही नजदीक अध्ययन और कंट्रीब्यूशन प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी का रहा है। वो इस बात पे ज्यादा विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी कई चीजें हैं, कई योजनाएं हैं सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जिसको लेकर के मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ बहुत ही संक्षेप में। जैसे भाषा के संवर्धन की बात की जा रही है, भारतीय भाषाओं की बात की जा रही है, तो पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोगों को लगता था कि एजुकेशन मतलब सिर्फ स्टेम एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें साइंस की बात करेंगे, इंजीनियरिंग की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। जो मूल शिक्षा हमारी थी, जो सोशल साइंस को लेकर के थी, बाकी चीजें थी, उसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो नई शिक्षा नीति में लाया गया, इससे मुझे लगता है कि एक सामंजस्य बनेगा, एक संगम तैयार होगा जो हम सब के लिए लाभदायक होगा। और भाषा के संवर्धन में तो शिक्षा मंत्रालय ने AICTE के साथ मिलकर के एक मसौदा तैयार किया। पिछले 4 साल में हजारों छात्र ऐसे हैं जो हिंदी भाषा या रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेवा तो फिर लौट के यहीं पे देना है। हर कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा नहीं चला जाएगा। जब वो लौट के वापस आएगा तो वो अपने देश में, अपने परिवार में, अपने समाज के बीच में ही रहेगा। एक तकनीकी शब्दावली आयोग है, केंद्र सरकार की बॉडी है, जहां से जितने भी इस तरीके की भाषाओं में शब्द हैं उनको भारतीय भाषाओं में परिवर्तित किया जा रहा है, उसकी शब्दावली तैयार की जा रही है। अनुवाद आयोग है, जिसमें तमाम भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में शिक्षा के जो स्रोत है, किताबें या बाकी चीजें हमारे पास है, उन सबका अनुवाद हो रहा है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे भारतीय भाषाओं में उसको परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका लाभ उन सबको मिलेगा। और ज्यादा लोगों को, हम लोगों को सुनना है, बहुत समृद्ध होना है, नई शिक्षा नीति पे अपने विचार नए तरीके से अनुग्रहित करना है। इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद सर। इतने संक्षिप्त उद्बोधन में आपने हम लोगों को बहुत सारी चीजें दे दी। और जहाँ तक प्रश्न है कि राष्ट्रगीत हम लोग
डिजिटल मोड में किए। तो आगाज हम लोग करते समय थोड़ी सी गलती कर बैठे, लेकिन इसका अंत जो है हम सुधार लेंगे। हम राष्ट्रगान जो है स्वयं गाकर समापन की तरफ बढ़ेंगे। और जहाँ तक बात आपने की सर, शिक्षा का जो भौतिकीकरण हो गया है और हमारे जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम था उसमें हम स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा तवज्जो देते थे। इन सब चीज़ों को फिर से रिवाइव करने के लिए ही यह यानी कि 2020 है जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, हमारे अन्य अतिथि वक्ता प्रोफेसर सुधा पांडे जी जो कि प्रिंसिपल हैं जीडीसी सेवापुरी में, मैं आपको आमंत्रित करता हूं आपके उद्बोधन के लिए और आशीर्वचन के लिए। मैम प्रोफेसर सुधा पांडे। सर्वप्रथम 82 महाविद्यालय में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बधाई भी देती हूँ। क्योंकि जो विषय है, चूंकि नई शिक्षा नीति, जो हम आप क्या करते हैं, नई शिक्षा नीति हमें मिलती है, हम उसका पालन करते हैं। तो हम इकट्ठा इसीलिए हुए हैं महाविद्यालय में कि हम इस पे कुछ चर्चा करें। सम्मानित मंच को प्रणाम करते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जरूरी है भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता देना। सर, हमारे